A very good evening to all. So, welcome to my channel Inspire Pharma. पेश हूँ आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके। आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में। आजकल इस गर्मियों के सीजन में आप देख रहे हो कि काफी सारे लोग इस टाइफाइड फीवर से इन्फेक्ट हो रहे हैं। आज हम इसी टॉपिक के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले टाइफाइड फीवर इज अ सिस्टमैटिक इलनेस। ये हमारे बॉडी के बहुत सारे सभी पार्ट्स को इन्फेक्ट कर सकती है। अराउंड 80 मिलियन पीपल हर साल इस टाइफाइड फीवर से इन्फेक्ट होते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं व्हाट इज अ बैक्टीरिया व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग द टाइफाइड फीवर, द नेम ऑफ बैक्टीरिया इज साल्मोनेला टाइफाई, एस टाइफाई। ये इस बैक्टीरिया का नाम है जो हमारी बॉडी में टाइफाइड फीवर कॉज कर सकता है। अब बात करते हैं कि ये बैक्टीरिया बॉडी में से आ कैसे सकता है, व्हाट इज हाउ दिस बैक्टीरिया एंटर इनसाइड द बॉडी। तो मैं आपको बता दूं कि टाइफाइड इज अ फूड वाटर बोर्न डिसीज। अब इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फूड वाटर बोर्न डिसीज। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप कोई कंटेमिनेटेड वाटर या कंटेमिनेटेड खाना खाते हैं, जब भी आप कुछ अनकवर्ड फूड या कुछ भी खाना जो काफी दिनों से पड़ा है या कोई भी खाना जो प्रॉपर्ली कुक नहीं है, उस तरह का खाना जब आप इंटेक करते हो, या आप कुछ पानी एक ऐसा वाटर इंटेक करते हो जो प्रॉपर्ली वॉश नहीं है, जो प्रॉपर्ली क्लीन अप नहीं है, या सीवेज का पानी में अगर कुछ प्रॉब्लम है, जो आप पानी पी रहे हो वो कंटेमिनेटेड है सिंपली, उस तरह का पानी और उस तरह का खाना खाने से ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हो सकता है। सो वी कैन से दैट बाय द इनटेक ऑफ कंटेमिनेटेड फूड एंड बाय द इनटेक ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर दिस बैक्टीरिया कैन मेक द एंट्री इनटू अवर बॉडी सिस्टम। तो ये हो सकता है। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या होता है, क्या है व्हाट एक्चुअली इसके केस में कि क्या ये इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, यस दिस इन्फेक्शन कैन ऑल्सो ट्रांसमिट फ्रॉम द वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये बीमारी एक बंदे से दूसरे बंदे में फैल सकती है। कैसे? अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ डायरेक्ट कंटेक्ट में आ रहे हो, मतलब सपोज अगर किसी पर्सन को टाइफाइड फीवर है एंड आप उस पर्सन के साथ डायरेक्ट कंटेक्ट में आ रहे हो, तो यस आपको भी टाइफाइड फीवर हो सकता है। अदर देन दिस थिंग्स, ये जो बैक्टीरिया होता है वो पर्सन के फीसिस और पर्सन के स्टूल में सिक्रीट होता है। सो अल्टीमेटली अगर आप उस इन्फेक्टेड पर्सन के फीसिस यूरिन के कंटेक्ट में आ रहे हो बाय एनी काइंड ऑफ अ सोर्स, also this bacteria can make the entry in our body system. तो yes, आप एक इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कंटेक्ट में आने से आपको भी टाइफाइड फीवर हो सकता है। अब बात करते हैं कि कॉजेस के बारे में बात कर ली हमने, ये बात कर ली कि हाँ भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हो सकता है या नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। बेसिकली द टाइफाइड फीवर जो उसके सिम्टम होते हैं वो डिफरेंट वीक्स में डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट वीक आपको कुछ और सिम्टम्स होंगे, सेकेंड वीक आपको डिफरेंट सिम्टम्स होंगे, और थर्ड वीक मतलब अगर तो आपने फर्स्ट वीक में ही इन्फेक्शन को पकड़ दिया, इन्फेक्शन सही होगी तो दैट्स अ वेरी गुड, आप सेकेंड वीक में नहीं एंटर होंगे। तो मोस्टली जो इन्फेक्शन होते हैं वो सेकेंड हफ्ते तक वो ठीक हो जाती है। बट समटाइम अगर आप प्रॉपर्ली मेडिसिन नहीं दे रहे हो, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा ही वीक है, उस केस में आप थर्ड वीक ऑफ इन्फेक्शन में भी एंटर कर सकते हो। सो मैं अगर बात करूँ पहले हफ्ते में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। पहले हफ्ते में सबसे पहले आपको फीवर रहता है, बट फीवर आपको कुछ समय के लिए चढ़ेगा उतरेगा, मतलब फीवर इज नॉट कॉन्टिन्यूअस और फीवर इज नॉट परसिस्टेंट। जैसे हम कहते हैं ना कि पर्सन को पूरा दिन बुखार है, वो चीज़ नहीं रहती है। आपको सुबह होगा, दोपहर को नहीं होगा, रात को होगा, सुबह नहीं होगा। तो मतलब इस तरह की वेरिएशन इन द फीवर और वेरिएशन इन द टेम्परेचर रिमेन इन द फर्स्ट वीक। उसके बाद आपको डायरिया हो सकता है और आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, मतलब दोनों में से एक चीज हो सकती है, या तो आपको डायरिया होगा या आपको कॉन्स्टिपेशन होगी। अदर देन दिस थिंग्स, लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगेगी, दैट्स वन ऑफ द अनदर सिम्टम। उसके अलावा आपको काफी वीकनेस फील होगा और आपको बहुत फटीगनेस फील होगी। सो यस दिस इज अनदर सिम्टम। रैशेस, आपके बॉडी पे बहुत सारे रैशेस भी आ सकते हैं। तो यस ये आपके पहले हफ्ते के सिम्टम्स रहते हैं अगर आप टाइफाइड इन्फेक्शन से, टाइफाइड फीवर से इन्फेक्टेड हो। अगर मैं बात करूँ सेकेंड हफ्ते में आपको क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। सिम्टम्स इन द सेकेंड वीक आर वेरी डिफरेंट देन द फर्स्ट वीक। अगर मैं बात करूँ सेकेंड वीक में, तो सेकेंड वीक में क्या होगा, आपको कॉन्टिन्यूअस फीवर रहेगा, आपको फीवर चढ़ेगा बार बार। सो यस कॉन्टिन्यूअस फीवर, आपको बार बार बुखार चढ़ेगा। अदर देन दिस थिंग, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, बट दिस टाइम सीवियर, मतलब आपको कॉन्टिन्यूअस डायरिया, कॉन्टिन्यूअस कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी। अदर देन दिस थिंग्स, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक बार फर्स्ट वीक में आपको बताना भूल गया, आपको एब्डोमिनल पेन भी होगी। जब आप फर्स्ट वीक ऑफ इन्फेक्शन होगी, आपके पेट के नियर एब्डोमिन रहता है, वहां पे पेन होनी शुरू हो जाएगी।
ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड वीक। थर्ड वीक इज अ वेरी सीवियर काइंड ऑफ अ स्टेज। सो अगर मोस्टली पीपल जो होते हैं, मैंने पहले बताया कि सेकंड हफ्ते तक उनकी इन्फेक्शन प्रॉपरली ट्रीट हो जाती है, बट अगर आप थर्ड वीक ऑफ इन्फेक्शन में एंटर कर चुके हैं तो उस केस में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, दैट्स वन ऑफ द मेजर थिंग और सीवियर केस जो आपको हो सकता है। आपके यूरिन और आपके स्टूल में ब्लड आना शुरू हो सकता है, बिकॉज इफ बैक्टीरिया एंटर इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, अगर ये आपकी जो स्टमक की जो इंटेस्टाइन और स्टमक की जो वॉल है उसको कंप्लीटली डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से आपको इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। सो दैट्स व्हेन इस इन्फेक्शन को प्रॉपरली टाइम पे ही ट्रीट कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी, दैट्स अ इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स, कि कैसे कैसे, मैंने पहले बताया कि ये अनकंटेमिनेटेड फूड और खाना खाने से हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। अब ये हमारी बॉडी के सीधे स्टमक में पेनिट्रेट करता है, स्टमक जो होता है उसकी वॉल में एंटर हो जाता है। अब स्टमक का जो इन्वायरमेंट है वो एसिडिक इन्वायरमेंट है, इसलिए वो वहाँ पे रिसाइड करता है और इसलिए वहाँ पे वो सर्वाइव कर जाता है। और अदर देन दिस थिंग्स, वहाँ से वो कहाँ जाता है, वहाँ से वो जाता है मैक्रोफेजिस में, मैक्रोफेजिस में वो जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में, जिसके थ्रू वो पूरे लीवर, पूरे स्प्लीन, इस तरह वो सर्कुलेट करता रहता है। तो यस, तो मतलब धीरे धीरे उसकी एंट्री जो होती है बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स में होनी शुरू हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। सो नंबर ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट कैन बी डन फॉर द कंफर्मेशन ऑफ टाइफाइड फीवर इन्फेक्शन। अब मैं बात करूं, सबसे पहला जो टेस्ट कर सकते हैं हम, दैट इज अ ब्लड सेल काउंट। पेशेंट की बॉडी के जो व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे वो काफी बढ़ जाएंगे। जब भी आपको कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज होती है, आपकी बॉडी का जो व्हाइट ब्लड सेल का लेवल होता है वो नॉर्मल लेवल से बढ़ जाता है। तो यस, व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम द टाइफाइड फीवर इन्फेक्शन, आपके व्हाइट ब्लड सेल बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका स्टूल एग्जामिनेशन भी हो सकता है। आपका स्टूल लिया जाएगा, उसमें साल्मोनेला टाइफाइड की प्रेजेंस को चेक किया जा सकता है। अदर देन दिस थिंग्स, आपका ब्लड कल्चरिंग भी की जा सकती है। एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट तो इसके लिए किया जाता है, उसमें किया जाता है वाइडल टेस्ट, जिसमें आपके जो सीरम होता है जो आपको लिया जाता है, उसको जो बैक्टीरिया के जो एंटीबायोटिक्स हैं उनके साथ उन्हें मिक्स किया जाता है। सो दिस इज द फोर्थ टेस्ट व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द टाइफाइड फीवर इन्फेक्शन। ओके, तो लास्ट में अगर बात करें ट्रीटमेंट के लिए, सो ट्रीटमेंट मेजरली एंटीबायोटिक्स तो हम देंगे ही देंगे, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड सिफ्ट्रायोक्सोन और सिफ्रॉक्सिन। These are the three major antibiotics which are used for the treatment of टाइफाइड फीवर इन्फेक्शन। जो हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं उसके कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। उससे आपको डायरिया हो सकता है, उससे आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकता है और आपकी ब्लड विजन में जो आपको धुंधला धुंधला दिखाई देना शुरू हो सकता है। तो यस, दिस आर द सर्टेन साइड इफेक्ट्स ऑफ इनटेक ऑफ द सिप्रोफ्लॉक्सासिन ड्रग। ओके, सो एंटीबायोटिक्स तो हम देंगे क्योंकि बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो रही है तो उसे मानना ही पड़ेगा। अब जो बाकी जो मेडिसिन है वो पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से देंगे। अगर उसको डायरिया है तो हम एंटी डायरियल ड्रग्स देंगे, अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन वाली मेडिसिन देंगे, अगर उसका सिर भी दुख रहा है और पेन हो रही है एब्डोमेन में तो हम पेन रिलीविंग ड्रग देंगे। फीवर कंसिस्टेंटली आ रहा है विच इज अ कॉमन जो सभी में रहता है तो हम पैरासिटामोल और अदर काइंड ऑफ ड्रग्स भी देंगे। मतलब कहने का मतलब ये है एंटीबायोटिक्स तो रहेगा, बाकी जो मेडिसिन है वो पेशेंट के सिम्टम्स के हिसाब से देती है। जैसे कई लोगों में टाइफाइड के केस में भूख की कोई प्रॉब्लम नहीं है, भूख उनको नॉर्मल लगती है, तो उस केस में हमें भूख को इंक्रीज करने के लिए मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दिस आर द बेस्ड अपॉन द सिम्टम्स, और सिम्टम्स जो होते हैं वो सभी पर्सन में और सभी पेशेंट्स में अलग अलग रहते हैं। सो यस, आई थिंक मैं अपनी इस कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट टाइफाइड फीवर मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। तो अगर इफ यू वांट टू गेट रीड, मतलब आप चाहते हो कि आपको टाइफाइड फीवर ना हो, मेक योर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, और आप कोई भी कंटेमिनेटेड फूड और कंटेमिनेटेड वाटर का इंटेक ना करें। कई बार क्या होता है कि जब आपके घरों में जो पानी आ रहा होता है, सीवेज का पानी और किसी भी तरह का पानी, वो कंटेमिनेटेड होता है जिसकी वजह से आपको टाइफाइड फीवर हो जाता है। ठीक है, सो व्हेनेवर इन द जब ये गर्मियों के सीजन में क्या होता है कि मोस्टली वाटर की कंटेमिनेशन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसीलिए गर्मियों के सीजन में टाइफाइड इन्फेक्शन भी ज़्यादा रहती है। सो इसीलिए पानी को गर्म करके पियो, ताकि गर्म करने से क्या होता है कि जो अगर उस पानी में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है भी वो भी मर जाएंगे। खाना भी है उसको गर्म करेंगे क्योंकि गर्मी में क्या होता है गर्म टेम्परेचर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाता है, ही इज नॉट एबल टू सर्वाइव। ओके, सो I think I am clear with my typhoid fever. I am clear with its symptom, causes, treatment and diagnosis.
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंटरेस्टिंग डिजीज को लेके। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माई चैनल। थैंक यू।